गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आपकी कक्षा है BA पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट प्राचीन भारत का इतिहास, और आपका व्याख्यान है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत या साधन। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रयुक्त साधनों या स्रोतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत या साधन, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरातत्व का अर्थ है भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन। पुरातात्विक स्रोतों को 6 भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, मुद्राएं अथवा सिक्के, मोहरें, मूर्तियां, शैलचित्र एवं चित्रकला, स्मारक, उत्खनन पुरावशेष। नंबर 1, अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है, क्योंकि यह तिथियुक्त एवं समकालीन प्रमाण हैं। इनसे राजाओं के नाम, उनके वंश, तिथि, कार्य, सामयिक घटनाओं तथा देश की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर काफी प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों को कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1, शिलालेख। भारत के प्राचीनतम शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। अन्य शिलालेखों में पुष्यमित्र का शुंग का अयोध्या अभिलेख और खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है। स्तंभ लेख। नंबर 2, स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों में हेलियोडोरस का विदिशाय, बैसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख प्रमुख हैं। ताम्रलेख। यह वस्तुतः भूमि दान पत्र है। नंबर 3, ताम्रलेख। यह वस्तुतः भूमि दान पत्र है जो दान पाने वाले व्यक्ति के अधिकार के प्रमाण माने जाते थे। इन लेखों में दान देने वाले राजा का नाम, वंश तथा उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नंबर 4, गुहालेख। भारत में गुफाएं बनाने की परंपरा अशोक के समय में शुरू हुई। अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख तथा सातवाहनों के नासिक नानाघाट आदि स्थानों के गुहालेख महत्वपूर्ण है। नंबर 5, मूर्ति लेख। मूर्तियों के शीर्ष भाग अथवा अधोभाग पर जो लेख मिले हैं उन्हें मूर्ति लेख कहा जाता है। इनसे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख है मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख, प्रत्यार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, चौहान विग्रह राज का दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख। इसके अलावा भूमि अनुदान पत्र भी मिले हैं राजपूत काल के, जिनसे प्रशासन के सामंती स्वरूप की सूचना मिलती है। इस प्रकार से ये हमने अभिलेखों का विभाजन किया। अब सिक्के, जिनको मुद्राएं भी कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, जो प्रारंभ में तांबे के बनते थे, बाद में चांदी से भी बनाए जाते थे। इन पर 5 आकृतियां होती थी, लेकिन लेख नहीं होता था। 5 आकृतियों के कारण इनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें प्रमुखतया मुद्राओं की सहायता से होता है। इस काल में भारत में मालव, योधेय आदि गणजातियों
और पंचाल के मित्रवंशी शासकों ने जो शासन किया था उनका ज्ञान इन सिक्कों से प्राप्त होता है। इसके अलावा उस समय की आर्थिक स्थिति, राजाओं की साम्राज्य सीमा, धार्मिक स्थिति, व्यक्तिगत अभिरुचि, शासन पद्धति, घटना विशेष, इनकी भी जानकारी मिलती है। कनिष्क की मुद्राओं से उसके बौद्ध धर्म में आस्था का, समुद्रगुप्त की वीणा शैली की मुद्रा से उसके संगीत प्रेम का, चंद्रगुप्त सेकंड की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पश्चिमी भारत या काठियावाड़ में शक विजय का, एवं उसकी शक मुद्राओं से प्रशासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा मुद्राओं में मिलावट से धातु की शुद्धता और अशुद्धता और आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 3, पुरातात्विक साक्ष्यों में तीसरी चीज है मोहरें। भारत में सबसे प्राचीन मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिनमें 3 से 8 अक्षर प्राप्त हुए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मोहर पशुपति शिव की मोहर है। इसके अलावा प्राचीन काल में बसाड, जिसका नाम प्राचीन नाम वैशाली था, वहाँ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली है, जिनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक श्रेणी व्यापारिक संगठन की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। नंबर 4, मूर्तियां, शैलचित्र एवं चित्रकला। यह पुरातात्विक स्रोतों का चौथा विभाजन है। विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन काल की धातु, पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियों से कला, धर्म, संस्कृति, आभूषण, वेशभूषा आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। शुंग सातवाहन काल एवं कुषाण काल में मूर्ति कला की 2 प्रमुख शैलियों मथुरा शैली व गंधार शैली का विकास हुआ। इससे पूर्व सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां और मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्तियां भारत में निवृत्ति मार्गी परंपरा का दर्शन कराती है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन का और नृत्य कला का हमें ज्ञान प्राप्त करवाती है। मौर्य काल में हमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां परखम और दीदारगंज से प्राप्त हुई हैं, जो लोक धर्म का प्रतीक है। गुप्त काल में विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, बुद्ध, बोधिसत्वों की मूर्तियां बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई। सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति आध्यात्मिक चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण है। और चौल काल में बने नटराज की कांस्य प्रतिमा भी कला के श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। पुरातात्विक स्रोतों में शैलचित्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे राजस्थान में बैराट से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, जिनसे आदि मानव के परिवेश यानी रहन सहन और उसकी कलात्मक प्रतिभा का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शिकारी जीवन, पशुपालन, संगीत एवं नृत्य, इन चीज़ों के मामले में जानकारी मिलती है। भारतीय चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण तथा उनका यशोधरा और राहुल से मिलन का चित्र महत्वपूर्ण है। 5वां विभाजन है पुरातात्विक स्रोतों का स्मारक। यह हमें भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार आदि के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनसे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। शुंगकालीन स्मारकों में भरत, बौद्ध गया एवं सांची महास्तूप से तत्कालीन कला, धार्मिक विश्वास, सामाजिक जीवन, वस्त्राभूषण आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार का मंदिर महत्वपूर्ण है, जो विष्णु के अवतारवाद से संबंधित है। और गुहा मंदिरों में उदयगिरी, अजंता एवं बाघ की गुफाओं से जो गुप्त काल के मंदिर प्राप्त हुए हैं। चौलकालीन मंदिर निर्माण कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। नंबर 6, उत्खनन पुरावशेष। अन्वेषण एवं उत्खनन से प्राप्त प्राचीन काल के अन्य भौतिक अवशेष हमें मृदभांड, पाषाण,
धातु उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनसे संस्कृतियों के लक्षण एवं विकास क्रम को समझने में हमें मदद मिलती है। और इन अवशेषों में महत्वपूर्ण है बर्तन, जो 4 सांस्कृतिक कालों में विभक्त किए गए। नंबर 1 गैरिक मृद भांड, जिनको ओसीपी या ओकर कलर्ड पात्र भी कहा जाता है। ये सिंधु सभ्यता एवं ऊपरी गंगा घाटी में ग्राम्य जीवन के प्रथम चरण से संबंधित माने जाते हैं। इस संस्कृति का एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2 कृष्ण लोहित, काले और लाल रंग के मृद भांड। ये जो है हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती काल में ताम्रपाषाणी काल, लौह काल और महापाषाण काल से संबंधित माने गए हैं। नंबर 3 चित्रित धूसर मृदभांड, ये गंगा घाटी में विकसित, इनको पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता है। ये गंगा घाटी में विकसित ग्रामीण जीवन और प्रारंभिक लौह युग से संबंधित संस्कृति की जानकारी प्रदान करते हैं। और नंबर 4 उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं, जो दूसरी नगरीय क्रांति से संबंधित थे। इस प्रकार मिट्टी के बर्तनों के अवशेष विभिन्न संस्कृतियों का तिथि क्रम निर्धारित करने में सहायता देते हैं। तो आज इस प्रकार से हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनकी चर्चा की, और इन स्रोतों में भी आज हमने पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा की है। आगे के अध्याय में साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की जाएगी।